सभी बच्चों का नमस्कार बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आप जब भी देख रहे हैं, ठीक है। और सभी बच्चों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पे। और बात अगर करें वेक्टर अलजेब्रा की, तो वेक्टर अलजेब्रा में मैं आपको पढ़ा था 10.4 एक्सरसाइज 10.4 पढ़ा था। उसमें मैंने 5वें नंबर क्वेश्चन तक पिछले क्लास में कवर किए थे, चूंकि क्वेश्चन थोड़े से बड़े थे, या आप ये भी कह सकते हो कि मैंने उसमें समझाने में ज़्यादा जोर दे दिया था, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो छोटा हो गया था। नहीं तो मैं हमेशा 8 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का ही टारगेट लेके चलता हूँ अपने आधे घंटे के वीडियो में। तो बेटा बात करते हैं आगे। मैंने बोला था अगली वीडियो में आगे बात करते हैं अपने 6वें नंबर क्वेश्चन की। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि जो आपका जब जनवरी आ जाएगा, जब जनवरी का महीना आ जाएगा, तब आपको 40 या 45 दिन बचेंगे 1 जनवरी से फरवरी में। मतलब आपके पेपर में यही लगभग 16 फरवरी के लिए पहले या 17 में, मतलब 15 से लेकर 25 के बीच पेपर चालू हो जाते हैं। तब मैं आपको क्या करूंगा, 1 जनवरी से लगा कि जितना भी टाइम मिलेगा उसमें 400 से 500 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के ऐसे बताऊंगा कि उनकी आप प्रैक्टिस करते हैं, उनको आप पढ़ते हैं, तो आप 100% पेपर उसी से फंस जाएगा और आप आराम से बहुत ही अच्छे मार्क्स 100 में 100 मार्क्स लेके आ जाओगे। समझ गए? तो फिलहाल अभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी, क्योंकि तब मैं सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे या सारी चीज़ें मैं आपको सॉल्व करके नहीं बता पाऊंगा। तो इसलिए आप लोग अभी बेस अच्छी तरीके तैयार करिए। जो भी 1 2 महीने हैं आपके पास में, मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ा दूंगा। बाकी जो भी बच जाएगा उसमें मैं आपको 400 क्वेश्चन दे दूंगा, ताकि आप लोग आराम से पास हो जाओ। और इस चैनल में जितने भी टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, सब लोग यही स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। उन 45 दिनों में हम आपको ऐसी चीज़ देंगे जिससे आप आराम से बिना किसी टेंशन के, बस आप पढ़ाई करके धुआंधार मेहनत करके आराम से आप किसी भी अच्छे मुकाम पहुंच जाओ। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बहुत ही अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर जाओ, ठीक है। तो चलो हम चलते हैं फिलहाल अपने 6 नंबर क्वेश्चन पे। बेटा 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, कह रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि अगर ये दोनों 0 हैं तो आप ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। तो बेटा अगर हम बात करें ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर 0 कब हो सकता है, तो सर जी तभी हो सकता है जब ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर पे क्या हो, लंब हो। सर जी ऐसे कैसे पता चलेगा? तो बेटा आप ए वेक्टर क्रॉस बी डॉट बी वेक्टर का फार्मूला जानते हो, मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। आप जानते हो अगर थीटा की जगह पर 90 डिग्री रख दोगे तभी क्या होगा, तब ये हो जाएगा 0। और जब ये 0 हो जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई वाले जरूर 0 हो जाएंगे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 कब आएगा? तो तब आएगा जब दोनों के बीच में एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री एंगल कब होगा? जब ए वेक्टर बी वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझ गए? अगर बात करें हम इसकी, तो बेटा ये कब होगा, तो ये बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कब होगा, तो ये तभी होगा, ये बेटा तभी होगा जब क्या हो आपका, चलो ये तभी होगा जब ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर होना चाहिए। इसको कैसे करेंगे? तो अगर इसकी बात करें तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा एन कैप। तो अगर बेटा साइन थीटा की बात करें तो थीटा क्या होता है, अगर थीटा 0 डिग्री रखोगे तब ये हो जाएगा 0। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू पूरा 0 हो जाएगा। तो अब अच्छा एक बात बताओ, अगर एक ही क्वेश्चन में, तो समझ गए ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, तो जरा मुझे बेटा एक बात बताओ कि क्या कभी कोई ऐसे एक क्वेश्चन में क्या कभी ऐसी 2 कंडीशन आ सकती हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर भी हो और ए वेक्टर बी वेक्टर पे लंब भी हो? बताओ ऐसा हो सकता है कभी? ए वेक्टर बी के समांतर भी हो और ए इसके वेक्टर के लंबवत भी हो? तो बेटा ऐसा संभव नहीं है। तो फिर बताओ, तो फिर ए वेक्टर बी वेक्टर ये 0 कब होंगे? तो सर जी 0 तभी होंगे या तो ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो या और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो। समझ रहे हो? या तो ए वेक्टर 0 हो या तो बी वेक्टर 0 हो। ए वेक्टर 0 बी वेक्टर अगर 0 होगा तभी ये संभव है, क्योंकि बिकॉज ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर एंड ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर एक साथ कभी भी नहीं हो सकते हैं, एक साथ संभव ही नहीं है। तो इसलिए अब अगर संभव नहीं है ये दोनों, तो ये दोनों संभव कब होंगे? तो तभी संभव होंगे अगर इसका a 0 होगा तब ये दोनों 0 हो जाएंगे, या इसका b 0 हो जाए तभी इनका मल्टीप्लाई b 0 आ जाएगा, या इसके में a हो जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, या b 0 हो जाए तो मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या आया कि a या तो 0 हो या b 0
जीरो हो। दोनों जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसकी चर्चा हमने पिछले 10.3 में की थी, शायद आपको याद होगा। उसमें था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, तो उसके रिस्पेक्ट में हमने की थी। समझ गए? तो ए और बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकालेंगे आप सब जान गए हैं। ठीक है बेटा, जो 7वां नंबर क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसको थोड़ा सा अभी यहाँ पे स्किप करता हूँ। आप लोग सब चाहें तो आराम से उसको कर सकते हैं, बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत बड़ा है, इसको अभी मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सरल क्वेश्चन सिर्फ उसमें कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है बेटा, जो 8वां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 8वां नंबर कह रहा है कि अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, यही बोल रहा है, बोला ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो और बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। फिर कह रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाए। तो कह रहा है कि इसका विलोम, क्या इसका विलोम संभव है? तो बेटा इसके विलोम का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ध्यान समझो, सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है अगर ए वेक्टर जीरो हो और बी वेक्टर भी जीरो वेक्टर हो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो का, ये तो बात बिल्कुल सही है। तो इसका विलोम भी सत्य होगा। इसका मतलब यह है कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो हो तो क्या ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो और बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो होगा? तो ऐसा पूछ रहा है कि अब अगर ये दोनों जीरो तो ये जीरो, पक्की बात है। तो कह रहा अगर दोनों का मल्टीप्लाई, अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो तो क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर जीरो होंगे? तो होंगे या नहीं होंगे, यही बात आपसे पूछ रहा है। समझ गए? तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। तो अब बेटा इसको करेंगे कैसे? तो ये जीरो है, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो अब बताओ इसका जो व्युत्क्रम होगा वो जीरो होगा कि नहीं होगा? कह रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, अगर जीरो है तो बताओ ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो होगा, बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो होगा या नहीं होगा? इसका जो व्युत्क्रम है वो संभव है या नहीं है? तो मैंने कहा कि आप ए वेक्टर इज इक्वल टू ले लो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप और प्लस A3 के कैप। आप ऐसा क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट में भी पढ़ चुके हो, समझ रहे हो? अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप रिवाइज करो जाके या पिछला वीडियो देखो जाके। ठीक है, अब अगर बात करें हम बी वेक्टर इज इक्वल टू, मैं मान लूं पी ए वेक्टर। क्या मान लूं? पी ए वेक्टर। आप जानते हो यार, ए वेक्टर इसमें किसी भी आप कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते? सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा A1 पी आई कैप प्लस, भाई सब में होगा ना, सबके कोफिशिएंट में, आई में भी होगा, जे में भी होगा, के में भी होगा, तो मैं बार बार मल्टीप्लाई थोड़ी ना करूंगा, सीधे बता रहा हूं। तो हो जाएगा A2 पी जे कैप प्लस A3 पी के कैप। कोई दिक्कत? अब अगर इसका और इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं तो अब इस बी का करवाना, यही तो करवाना है। तो अब बी की जगह पे क्या है? तो ए वेक्टर पी ए वेक्टर क्रॉस। समझ गए? यही तो होगा। तो अगर बेटा मैं इसकी बात करूं, देखना यह आएगा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप और प्लस A3 के कैप। समझ गए बेटा? इससे P कॉमन है, तो जी हाँ P कॉमन, तो P को आगे रख सकते हो? तो जी बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर में अगर आप इसका मल्टीप्लाई कराते हो तो आप कैसे करा सकते हो? सर जी एक तो आपने बोला था कि आप ऐसे करा सकते हो, दूसरा आपने बोला था कि आप इसका ऐसे भी करा सकते हो। बताया था कि नहीं बताया था? याद करो जाके पीछे, जब मैंने कहा था कि क्रॉस प्रोडक्ट में असर का गुणा कराते हैं। तो अगर यहाँ से P क्या है, यहाँ से P कॉमन है कि नहीं है? समझ रहे हो? P कॉमन है तो P का गुणा आगे भी करा सकते हो और P का गुणा पीछे भी करा सकते हो। समझ गए? तो मैंने इसको उठा के वो आगे रख लिया, और आप फिर इसको जब इसमें कॉमन हो जाएगा तो सेम यही बचा, ए आई कैप प्लस A2 जे कैप और प्लस A3 के कैप। बेटा जरा ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है? सर जी ये लिखा हुआ है ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू पी, मतलब पी इसके इनटू में है। तो बताओ, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था? चलिए थोड़ी देर पहले आपने ये बताया था कि अगर कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट में दो सेम वेक्टर का अगर मल्टीप्लाई होता है तो उनका जो मल्टीप्लाई हो तो कैसा आता है? जीरो आता है। जैसे मैंने कहा था ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऐसा बोला था। जैसे आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। समझ गए? तो अब इनका क्या हो जाएगा? तो ये तो हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और इंटू पी है तो पी भी हो जाएगा जीरो। तो मतलब कहने का यहाँ से निकल के क्या आया? तो यहाँ से निकल के आया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो होने के लिए जरूरी नहीं है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जीरो ही हो। समझ गए? यहां से निष्कर्ष क्या निकला? इतना करने का हमें फायदा क्या मिला? फायदा यह मिला कि देखो ए वेक्टर मैंने जीरो लिया था, क्या सर जी नहीं लिया था। बी वेक्टर मैंने जीरो लिया था, क्या? तो सर जी नहीं लिया। तो मतलब
इसका जो व्युत्क्रम है कि अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 होगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसका व्युत्क्रम संभव नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो 0 होगा तो ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ गया? तो क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? तो आप लिख सकते हो कि इसका जो ये जो हुआ है इसका व्युत्क्रम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बता कोई दिक्कत है? तो सर जी कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? ये आवश्यक नहीं है कि होना हो भी सकता है, नहीं। जैसे यहाँ पे देखो मैंने आंसर तो इसका 0 ही निकाला है ना, जबकि मैंने क्या 0 लिया था? मैंने 0 नहीं लिया था। समझ गए? तो बिल्कुल सही। चलो आगे की बात करें। तो जी सर आगे की बात करें, हटा दें इसको। चलिए बेटा चलते हैं अपने 90 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है? किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बस आप लोग मन लगा के देखते जाइए, ऐसे ही पढ़ते जाइए बस। मैं आपको एश्योर कर देता हूं कि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आने ही आने हैं। देखो बेटा अगला क्वेश्चन कर, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, तो इसके देखो वर्टिक्सेस दिए गए हैं। तो बात अगर करें बेटा वर्टिक्सेस की तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है? ए बी सी वर्टिक्सेस बेटा दिए गए हैं। अगर बात करें हम ए की तो दिया गया 1 1 2 1 1 2। बात करें अगर बी की तो बी दिया गया है 2 3 5 2 3 5 और सी की दिया गया 1 5 और 5, ठीक है? अच्छा तो अब यहां से बताओ, यहां से आप क्या निकाल सकते हो? तो बेटा ये ए के वर्टिक्सेस हैं, ये बी के हैं, ये सी के हैं। अगर मैं कहूं कि इसको आप उसमें लिखो, इसको आप वेक्टर में लिखो तो कैसे लिखोगे? तो सर जी हम लिखेंगे ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू, देखना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। बताओ कोई दिक्कत है? भाई यहां पे था ए, तो अगर आपको कभी भी, मैंने ये बताया था कि अगर आपको कभी भी क्या दे दिए जाएं, आपको कभी भी निर्देशांक दे दिए जाएं, क्वाड्रेंट दे दिए जाएं, तो आप क्या करोगे? आप इससे क्या बना लोगे? तो आप इससे वेक्टर बना लोगे। जी बना लेंगे। तो यहां तो बना ए वेक्टर। मैंने कहा था कि जो ओरिजिन होता है जिसका साथ में कोई वेक्टर नहीं होता वो ओरिजिन के साथ में वेक्टर होता है, इसलिए मैंने लिखा ओ ए वेक्टर। और ये देखो एक्स अक्ष में क्या है? 1 है, वाई अक्ष में 1 है और जेड अक्ष में क्या है? 2 है। आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ऐसे बेटा अगर ओ बी वेक्टर बनाए तो ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप, क्योंकि कोई माइनस में नहीं इसलिए कोई बीच में माइनस आ नहीं रहा है। बात करें अगर ओ सी वेक्टर की तो ओ सी वेक्टर हो जाएगा आई कैप प्लस का 5 जे कैप और प्लस का 5 के कैप। पता कोई दिक्कत है? अब बात करते हैं, यहां पे निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या बताया सर जी? आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू बताया था 1/2 मॉड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। अच्छा ए बी ए सी मैंने क्यों लिखा है? मैंने आपको तब भी बताया था, मैं आपको अब भी बता रहा हूं कि इसमें संलग्न भुजाएं ली जाती हैं। समझ रहे हो? को जॉइंट भुजाएं ली, जैसे ये है तो यहां से अगर हमने ए बी ली है तो हमें ए सी लेना पड़ेगा। मैं ए बी के साथ में बी सी नहीं ले सकता हूं। समझ गए? ए बी के साथ में मैं बी सी नहीं ले सकता हूं क्योंकि ये और ये संलग्न भुजाएं नहीं है। और अगर संलग्न भुजाएं हैं तो फिर यहां से चालू करो, बी सी और बी ए। समझ रहे हो? या तो इसको लेना है तो ऐसे लो, सी ए और सी बी। इसको लेना है तो ए बी और ए सी। समझ गए? तो ऐसे मतलब को जॉइंट मतलब उनका जॉइंट एक रखना है। कैसे? जहां से चालू करो वही जॉइंट रखना है। या इसको तुमको जॉइंट बनाओ तो यहां चालू करो। समझ गए? इसको जॉइंट बनाओ, इसको, मतलब तुम तीनों में से कोई भी ले सकते हो, बकाया जॉइंट एक ही होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हमको जरूरत पड़ेगी ए बी की और ए सी की। तो भैया निकालो ए बी। तो ए बी कैसे निकालोगे? तो ए बी इज इक्वल टू वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ बी वेक्टर और माइनस का ओ ए वेक्टर हो जाएगा यही। तो जी हाँ हो जाएगा। बेटा मैं इसको हटा दूं, इसको हटा दूं? तो जी सर हटा दीजिए। देखो तो ओ बी कितना है? तो बी कितना है? तो बी है सर जी 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस का 5 के कैप, यही है। और माइनस का क्या करना है? माइनस का ए करना है। तो ये जिसमें देखो सब प्लस के हैं भाई, जब कभी माइनस करते हैं माइनस के अंदर करते हैं मल्टीप्लाई। तो जितने प्लस में हो तो माइनस में हो, जितने माइनस में हो प्लस में। तो हो जाएगा माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 2 के कैप। तो बेटा कितना आएगा? तो सर जी आ जाएगा, इसको देखो तो आ जाएगा आई कैप, इसको तो आ जाएगा प्लस का जे कैप और इसको तो आ जाएगा प्लस का 3 के कैप। मिल गया? तो जी सर मुझे ए बी वेक्टर मिल गया। अब बेटा क्या निकालना है? तो अब सर जी हमें
फार्मूला के अकॉर्डिंग ए सी वेक्टर निकालना है। तो अब आप इतने निपुण हो गए होंगे कि ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होती होगी। तो ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ सी कितना है तो सर जी ओ सी है आई कैप प्लस का 5 जे कैप और प्लस का 5 के कैप और माइनस का ए करना है तो माइनस का ए कर दो, आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 2 के कैप। समझ गए? तो अगर बात करें इसकी तो इसका बेटा क्या आ जाएगा तो सर जी इसका आ जाएगा आई आई खत्म हो जाएगा। बात करें इसकी तो आ जाएगा 4 जे कैप और प्लस का 3 के कैप। तो अब आपके पास में ए बी वैक्टर आ गया और ए सी वैक्टर आ गया। अब आपको क्या करना है तो अब सर जी हमको करना पड़ेगा ए बी वैक्टर ए सी वैक्टर मिल गया, अब आपको करना पड़ेगा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे तो उसको करने के लिए मैं यहाँ से थोड़ी जगह है तो यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना, यहाँ तक दिख रहा है आप लोग को? आई थिंक दिख रहा होगा। आई कैप जे कैप और के कैप। आपको क्या करना है, आपको करना है ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर। तो पहले आप ए बी वैक्टर के घटक लिखेंगे, कंपोनेंट लिखेंगे। तो 1 1 3 क्या 1 1 3। अब बात करें ए सी वैक्टर की तो इसका है 0 और इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 3। तो बेटा अगर निकालने बैठे तो आई कैप इक्वल कितना आ जाएगा, तो आई को निकालना है तो आई को कैप्चर करो और पहले ऐसे मल्टीप्लाई माइनस में ऐसे, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस का 12 माइनस का जे वैक्टर, जे को बंद करो बाकी कराओ, इसका इसका 3 माइनस 0 प्लस का के कैप, इसको बंद करो और इसे 4 माइनस 0। ठीक है? तो बेटा यहाँ से आ गया आपका माइनस का 9 आई कैप माइनस का 3 जे कैप और प्लस का 4 के कैप। इतना आ गया। तो जी हाँ सर जी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मेरा इतना आ गया। कंप्यूटर मास्टर बताइए, यहाँ तक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? यहाँ तक नहीं आ रहा है? आ रहा है? चलिए तो देखिए, तो यहाँ पे आपका ये जो हमने जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये आ गया। ठीक है? अब बेटा मैंने कहा था जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका करना है आपको मॉड। तो मॉड करने के लिए बेटा क्या करना होता है, तो सर जी मॉड करने के लिए करना होता है इसी का मॉड कर दो। तो मॉड कैसे करोगे, तो 9 का स्क्वायर तो 81 आ गया, प्लस का 3 स्क्वायर तो 9 आ गया, प्लस का इसका कितना आ गया 16 आ गया। तो बात करें यहाँ पे तो 9 16 16 कैरी 1 और 8 और 9 तो आ जाएगा 106। बताओ कोई दिक्कत? तो अंडर रूट 106 आ जाएगा। तो अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो एरिया ऑफ की बात करें तो 1/2 इंटू रूट 106। बताओ कोई दिक्कत है किसी को एरिया निकालने में? किसी कोई दिक्कत? अब आप लोग इसको आराम से देख सकते हो। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है क्या? फटाफट देख लीजिए। चलिए ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हटा दें, देखो चलो बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की। तो बेटा बात करते हैं अपने 10वें नंबर क्वेश्चन की। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है अपना? अच्छा देखो, तो 10वां नंबर क्या है, 10वें में पूछ रहा है आपको कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इसको निकालने के लिए आपको संलग्न भुजाएं इसमें दिया गया है। तो कह रहा है ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया गया है, ए वेक्टर दिया गया है और बी वेक्टर दिया गया है। तो इसमें आपको ऑलरेडी संलग्न भुजाएं देके आया है, आई कैप माइनस जे कैप और प्लस का 3 के कैप। एक तो ये संलग्न भुजा दे के आई है और दूसरी संलग्न भुजा है 2 आई कैप
माइनस का 7j कैप और प्लस का -7j कैप और प्लस का k कैप, ठीक है। तो ये जो बेटा दोनों भुजाएं आपको a वेक्टर और b वेक्टर दी गई हैं, ये क्या है, ये हैं आपकी संलग्न भुजाएं। तो अब बताओ, मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बताया। तो इसके लिए सर जी आपने बताया था कि रूट ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, जहां ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों तरफ चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हैं, समझ गए। तो बेटा इसको कैसे निकालेंगे सर, सबसे पहले हम भैया क्या करेंगे, हम सर सबसे पहले सर करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम लोग निकाल लेंगे। तो बात करें अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की, तो वही आप ग्रेजुअली प्रोसेस निकालेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप। बताओ ए वेक्टर क्रॉस बी है ना, तो सबसे पहले ए के कंपोनेंट तो आ जाएगा 1 -1 और 3, फिर क्या आ जाएगा 2 -7 और 1। करेंगे जाके बेटा आराम से, यहाँ से बताओ कैसे हो जाएगा। सबसे पहले लेंगे सर आई को कैप्चर करो तो आ जाएगा -1 और ये -21 आएगा, लेकिन माइनस तो ऑलरेडी ऐसे लगाना होता है तो हो जाएगा +21। अभी तक ये समझ गए होंगे ना कि जब ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का साइन लेके करते हैं, माइनस इसका मल्टीप्लाई, समझ गए। माइनस करते हैं जिसमें माइनस का साइन होता है तो वो जाके प्लस हो जाता है, समझ गए। माइनस का जे कैप, क्योंकि जे कैप हमेशा माइनस के साथ हुई, तो जे कैप करेंगे तो जे को बंद कर लो, तो 1 -6 प्लस का के कैप, तो के को बेटा बंद कर लो, -7 और प्लस का 2। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। बात करें इसकी तो आ जाएगा 19 आई कैप, सॉरी 20 आई कैप हो जाएगा, और ये क्या है माइनस का 5 आएगा, और आगे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 5 जे कैप, और ये कितना आएगा -5 के कैप, ठीक है। तो अब देखो आपको आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मिल गया, लेकिन हमें ये थोड़ी नहीं, हमें तो इसका मॉड चाहिए, तो भैया इसका निकाल दो मॉड। ये हो जाएगा 400 + 25 और +25, तो आ जाएगा 4050। तो अगर बात करें इसकी, हम किसकी, क्षेत्रफल की, तो आ जाएगा √450। थोड़ा सा उसको डिवाइड कर सकते हो, कैसे कर सकते हो वो आप लोग अपना देख लो। 9 से डिवाइड कर दो तो जैसे कितना आ जाएगा, 15 है, तो ये हो सकता है 225 से हो सकता है, 225 दूनी होता है ना, इसको कैसे लिख सकते हो 225 × 2, इसे लिख सकते हो, वही आएगा। तो अगर बात करें तो ये किसका होता है, तो 15√2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। मतलब कोई दिक्कत है किसी को, दिक्कत हो तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दें इसको, समझ गए। तो ऐसे निकालना चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया था। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की, 11 नंबर की बात करते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो बेटा जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार है कि ए वेक्टर का ये जो है आपका मॉड वो है 7, और उसके बाद बी वेक्टर का मॉड है √2/3, और कह रहा है अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर = एक मात्रक सदिश है, तो ए मात्रक सदिश क्या मतलब होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड कितना आएगा, ये आएगा 1, समझ गए। तो कह रहा है कि तो फिर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करके मुझे बताओ। तो जानते हो क्या करना, एंगल फाइंड करने के लिए क्या करोगे, तुमको इनका दोनों का मॉड दिया गया है, और क्या दिया गया है, तो आपको दिया गया है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का भी मॉड दिया गया है। तो आप जानते हो कि निकालने के लिए क्या करते हो, sin θ = ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। कैसे करोगे, देखो अब इसका देखो आपको मॉड पता है, तो ये क्या है, तो ये सर जी 1 अपॉन 3 है यार, सॉरी ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर आपका 3 है, ठीक है। तो आ जाए कैसे रखोगे, 3 इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर क्या है, √2/3 है, तो 3 से 3 कट गया, तो बेटा कितना आ गया, तो सर जी आ गया 1/√2। यहाँ क्या है sin θ। अच्छा तो sin θ की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, तो सर जी sin θ = sin 45 डिग्री या π/4। तो बेटा कितना आ जाएगा, θ = π/4, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा, π/4 या 45 अंश या 45 डिग्री। बात समझ में आ गई, तो जी सर आ गई, कोई दिक्कत तो सर जी नहीं है। अब देखो इसमें कह रहा है अगला, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें बेटा अपने, देखो कैसे कह रहा है, हटा दें इसको, इसमें कुछ नहीं यार,
क्या दिया गया था आपको? दिया गया था मॉड दिया गया था, क्रॉस का मॉड दिया गया था। बड़ा सरल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा देखो, अब आगे जो बेटा आपको बोल रहा है आज का लास्ट क्वेश्चन, और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको कह रहा है कि ए, बी और सी जिनके सदिश क्रमशः इतने, इतने और इतने हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। कैसे बेटा निकालोगे, जरा ध्यान देना। तो अब अच्छा बताओ, किसी के अगर सदिश दिए गए हैं तो आपको दिया क्या गया है, इसमें आप क्या समझ जाएंगे आपको क्या दिया गया है। तो देखो आपको दिया गया है, कह रहा है कि ए और बी और सी और डी जिसके स्त्री सदिश क्रमशः ये हैं, तो आप जानते हैं कि आपको ओ ए वैक्टर दिया गया है, आपको ओ बी वैक्टर दिया गया है, आपको ओ सी वैक्टर दिया गया है और आपको ओ डी वैक्टर दिया गया है। आप जानते हैं नहीं जानते? तो सर बिल्कुल जानते हैं। तो ये दिया गया है माइनस का आई कैप प्लस का 1/2 जे कैप और प्लस का 4 के कैप, ये दिया गया है, समझ गए। दूसरा दिया गया है आई कैप प्लस का 1/2 जे कैप और प्लस का 4 के कैप दिया गया है, ठीक है। अगर हम अगले की बात करें, दिया गया है आई कैप माइनस का 1/2 जे कैप और प्लस का 4 के कैप। अब देखो समझो, तो अब बेटा आपको सब पूरे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा था चतुर्भुज का जब भी आप क्षेत्रफल निकालोगे तो उसमें भी दो संलग्न भुजाएं लेनी पड़ती हैं। संलग्न का मतलब जैसे ये चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक है, ये है ए बी सी डी, तो संलग्न भुजाएं कौन कौन सी होंगी? या तो ए बी ए डी ले लो, या तो बी ए और बी सी ले लो, या तो सी ए सी डी और ये ले लो। तो तुम्हारे पास क्या क्या है? तो तुम ए बी ले सकते हो, बी ए और बी सी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें 3 दी है, तो बी ए बी सी ले लो, क्या दिक्कत है। तो तुमने ले लिया कि सर जी हम लेंगे बी ए वैक्टर और बी सी वैक्टर, समझ गए। इसके निकालने क्या क्या करना पड़ेगा? ओ ए वैक्टर माइनस ओ सी वैक्टर, ओ बी वैक्टर, कोई भी आप ले सकते हो लेकिन संलग्न लेनी है, ठीक है। आप इसे ओ सी वैक्टर और माइनस ओ बी वैक्टर आप निकाल सकते हो, समझ गए। देखो यहाँ पे सिर्फ तीनों का काम आया, चारों का काम आया, सर जी चारों का काम नहीं आया, ठीक है। ऐसे आप निकाल लोगे, और जब आप निकाल लोगे तो आपको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना है आपको? निकालना है चतुर्भुज का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू बी ए वैक्टर क्रॉस बी सी वैक्टर। बताओ कोई दिक्कत है क्या? इसको भी मैं करके बताऊं? बताइए, क्या ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो मैं करके बताऊं? बस आप याद ये रखो कि संलग्न भुजाएं ली कैसे जाती हैं। तो संलग्न भुजाएं बेटा ऐसे ली जाती हैं कि जैसे आपने ए को रखा और आपको संलग्न भुजा लेनी है, तो ए बी और ए सी, मतलब उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो वही होना चाहिए। इसे कहते हैं संलग्न भुजाएं, मतलब साथ लगी हुई भुजाएं। साथ लगी हुई भुजाएं अगर इसकी बात करें तो हो जाएगा डी सी और डी ए। अगर यहाँ से लेना है तो डी सी डी और सी बी, यहाँ से लेना है तो ए बी और बी सी, समझ गए। तो ऐसे आप लेंगे, तो मैंने आपको इतना बता दिया, अब आप मेरे हिसाब से आप निकाल लेंगे, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। थोड़ा काम खुद से भी करना चाहिए, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, आज पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई। बात अगर चर्चा करें हम 7वें नंबर क्वेश्चन की थोड़ी सी, तो बेटा जो आपका 7वां नंबर क्वेश्चन था उसमें आप देख लीजिएगा जाके कि आपको ए बी सी दिया हुआ था, और फिर कह रहा था कि ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर इंटू सी वैक्टर, ए वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर प्लस ए वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर। तो आप उसमें ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, तो आप आराम से मेरे हिसाब से निकाल सकते हो। ए प्लस बी निकाल लो और फिर उसका ए वैक्टर के साथ में क्रॉस कर दो, ठीक है। ए क्रॉस सी कर दो, ए क्रॉस बी कर दो और ए क्रॉस सी कर दो, फिर आप उसका क्या कर दो? ऐड कर दो। तो ये काम आप खुद करेंगे, क्योंकि ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करवाया गया है। ये मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं कैलकुलेशन कर दूं। कैलकुलेशन आपको सीखना है, मुझे नहीं सीखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया कैसा है, और आपको करना खुद से है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे चलेंगे तो विविध लेके आएंगे और बहुत जल्दी खत्म करके अपने अगले चैप्टर में जाते हैं। आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे और सबको बहुत बेहतर समझ में आ रहा होगा। जिसको नहीं आ रहा है वो कमेंट कर देगा, ठीक है। अच्छा लगे लाइक करो, बुरा लगे डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।